हाँ यार, थोड़ा वो सर्दी जुकाम के चक्कर में फंस गया यार। कैसे चल रही पढ़ाई आपकी, यहाँ तक कि भाई रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपर? अरे यार, करवा देते हैं ये, कंप्लीट करवा देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है भाई, अब ठीक है। क्या हाल चाल, कैसे चल रही है तबीयत? अरे कैसे चल रही है भाई आपकी पढ़ाई? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई भाई? सही चल रही है? ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया ही चलने दो भाई। भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो जिस तरीके से वो चल रहा है ना माहौल, उसमें मत चले जाइएगा। हर बार स्टूडेंट जो क्या करते हैं गलती, वो जो लास्ट भर्ती होती है ना, उस भर्ती को लेके चलते हैं कि उस भर्ती में क्या था और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। लास्ट एग्जाम जो है वो आपकी गाइडेंस के लिए अच्छा है, लेकिन लास्ट एग्जाम के हिसाब से तैयारी करोगे तो ज़्यादा सही तरीका नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस बार जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो नहीं होने का उनका कारण ये रहेगा कि वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान न दे के सिर्फ और सिर्फ जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं। सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस से नहीं होगा, अच्छे से इनको नोट्स को रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद में जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे होगा ये कि आप 100% तैयार होंगे। किस्मत के भरोसे आपके कुछ भी नहीं होगा। जो सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे जा रहे हैं, उसके भरोसे तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं। आप 15,000 एमसीक्यू कर लो और फिर उस 400 में से आपके 30 या 40 से ज़्यादा सेम एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, बाकी सारे अलग मिलेंगे। इसलिए अच्छा है क्या, इसलिए कोशिश ये करें आप कि भाई अच्छे से ज़्यादा रिवीजन जो वो करें। नोट्स जो दे रखे हैं सॉरी, उसमें से आपको पता है कि इससे बाहर जो है या इसमें से कुछ भी चीज़ जो छोड़ी नहीं गई है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार जो रिवीजन करें। और मैक्सिमम स्टूडेंट के नहीं होने का कारण ये होता है कि वो हमेशा लास्ट एग्जाम को जो वो बेस नहीं, लास्ट एग्जाम के हिसाब से ही तैयारी करते हैं। जैसे पेपर जो पुराना है वही रिपीट होने वाला है। पिछली बार जो था वो जो पेपर था उससे इस बार का पेपर का लेवल अच्छा ही आएगा। पिछली बार जैसे क्वेश्चन थे कि लार्ज सैंपल कौन सा है, 30 या 40, तो उस तरीके क्वेश्चन आए, ये कोई जरूरी नहीं है। और बहुत कम चांस है कि इस बार भी वैसे ही क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए तैयारी जो अपनी 100% ही करें। क्लियर? पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पूरा अच्छे से कर लिया, उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो उससे फायदा होगा। और रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो सिर्फ एक ही चीज, अब मतलब ये है कि स्टूडेंट कोर्स लेते ही कह रहा है सर एमसीक्यू दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए। अरे भाई, चैप्टर पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद में एमसीक्यू कीजिए, उससे कुछ फायदा होगा। तब जाके फिर आप कह सकते हो भाई, चारों ऑप्शन में से देख के बता सकते हो कि ये तीन गलत है और ये सही है।
नहीं तो आपको सिर्फ सही जो है वो टिक करके आपको लगता है कि हाँ मेरा जो एमसीक्यू सही होगा, तो ये सही होने के चांस है जो आप अपने आप से कम कर रहे हो। आपको चारों ऑप्शन समझ आने चाहिए कि ये तीन गलत क्यों है और ये सही क्यों है, और वो तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और कुछ जो बेकार और रद्दी क्वेश्चन आएंगे, जैसे 300 में से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बेकार होंगे और जिनसे क्वेश्चन जो है वो इधर उधर हो सकते हैं जिनके आंसर, और वो आप कितनी भी प्रैक्टिस करें तो उस 5 में से जो 4 क्वेश्चन तो वैसे के वैसे रहेंगे। उनको नहीं किया जा सकता नलीफाई, उनको सिर्फ उस एग्जाम के दिन आपका लेवल और परजेंस कैसा रहेगा, माइंड कितना परजेंट रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे फायदा आपको उतना ज़्यादा होगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। यहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे अभी तक जो भी पढ़ रहे थे, काई स्क्वायर पढ़ रहे थे या टी टेस्ट, एप टेस्ट, जेड टेस्ट वगैरह, उसमें हम क्या कर रहे थे, ये एक पॉपुलेशन थी, उसमें से एक सैंपल ले रहे थे, फिर अपन क्या कर रहे थे, इन सैंपल और पॉपुलेशन के जो एस्टिमेट है उनके बीच में स्टडी कर रहे थे। अब उसके बाद में उन पुराने वालों में ये भी कर रहे थे कि भाई दो जैसे सैंपल है तो इन सैंपल के भी कंपैरिजन की स्टडी जो अपन कर रहे थे, काई स्क्वायर के अंदर, जेड टेस्ट के अंदर, टी टेस्ट के अंदर, एप टेस्ट के अंदर, यहाँ तक की चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी। अब बात आती है कि अगर ये एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन से दो से ज़्यादा सैंपल लिए गए और इनके बारे में अगर स्टडी करनी है कि इनका जो मीन है वो सेम है या नहीं है, जैसे कि नल हाइपोथेसिस रखी अपन ने, H0 इज इक्वल टू, ये नल हाइपोथेसिस रखी, इसको चेक करना चाहते हैं, या फिर हम चेक करना चाहते हैं जैसे नल हाइपोथेसिस रखी H0 इज इक्वल टू, इस पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन, और चौथे का सॉरी वेरिएंस, और चौथे का वेरिएंस, क्या ये सेम है या नहीं है। इसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और कुछ वर्ड है जिनको अपने को समझना है। एक तो जैसे SSB, एक जैसे SSW, तो ये है जैसे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल, जैसे सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, इनके बीच का जो, इनके बीच के डिफरेंस को अपन स्क्वायर करके उसका टोटल करें तो उसके लिए क्या लिखेंगे, SSB वर्ड जो वो लिखेंगे। यहीं पर एक वर्ड होता है SSQ, जो कि एक तो SSB और एक SSW, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर विद इन, कि भाई एक सैंपल के अंदर जो है, जैसे ये दो सैंपल या तीन सैंपल ले लेते, जैसे ये फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल, थर्ड सैंपल, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है जैसे 10, 11, 12 और 15, इसके अंदर दे रखी है 7, 8, 11 और 12, इसके अंदर दे रखी है 8, 9, 13 और 14। एक तो अपन इनके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, जैसे कि सैंपल 1 और सैंपल 2, सैंपल 2 और सैंपल 3, इनके बीच में जो भी डिफरेंस देख रहे हैं उनका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये तो क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। एक जैसे इस जो है, इसी के अंदर जो ऊपर डिफरेंस देख रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, SSW, सम ऑफ स्क्वायर विद इन। क्लियर है। इसके अलावा इसमें एक दो वर्ड आएंगे, एक तो वन वे क्लासिफिकेशन, एक जैसे टू वे क्लासिफिकेशन। अब वन वे क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा, एक
एट्रीब्यूट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। अदर को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। सर मतलब जैसे हम चेक करना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी फर्टिलाइजर का इफेक्ट जो है वो किस तरीके से होगा, तो हमने क्या किए, ये 5 खेत ले लिए, 1 2 3 4 और 5, और इन पांचों पे क्या किया, फर्टिलाइजर जो है वो इनके अंदर डाला। अब फर्टिलाइजर के अलावा भी बाकी सारी चीजें जो काम करती है, रेन काम करता है, टेम्परेचर काम करता है, उसके अलावा सीड की क्वालिटी जो उसका बीज है उसकी क्या क्वालिटी है, उन सब का भी तो इम्पेक्ट आएगा। लेकिन हम इन सब का इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ जैसे फर्टिलाइजर जो है, जो भी जैसे यूरिया वगैरह जिसकी भी स्टडी कर रहे हैं, तो सिर्फ उस फर्टिलाइजर को जो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। और फिर इन चारों या पांचों सैंपल जितने भी सैंपल हैं, उन सैंपल के मीन के बारे में भी, क्या वो मीन सेम है, क्या उनका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, क्या उनका वेरिएंस सेम है या नहीं है, इसके बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, वन वे क्लासिफिकेशन। अब वन वे समझ आ गया, तो टू वे जस्ट इसका उल्टा है कि भाई यहाँ पर क्या करेंगे, दो एट्रीब्यूट, बस वो वैसा का वैसा है, बस यहाँ पर एट्रीब्यूट जो वो दो हो जाएंगे, जैसे कि फर्टिलाइजर और क्वालिटी ऑफ सीड। इन दो के हिसाब से क्या करेंगे अपन, अलग अलग जो सैंपल है उनके अलग अलग क्लास जो वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। और फिर उनके बीच में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि भाई इनका वेरिएंस वगैरह सही है या नहीं है, उनका जो मीन है वो सेम है या नहीं है, इसके बारे में जो अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और मेनली तो इसके अंदर मेथड जो है वो क्या है, पूरा जो है वो एक सीक्वेंस है कि इसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम होगा। क्लियर है, मेथड के नाम आपको याद होने चाहिए। मेथड किस तरीके से है, तो वो भी बहुत सिंपल सही मेथड है कि भाई एक तो एस एस डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर विद इन, और एक जो वो एस एस बी, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। उसके हिसाब से फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेंगे, और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से उनकी क्या करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू जो वो दोनों पता कर लेंगे और उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, तो अपन क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कम है, तो उस केस के अंदर अपन क्या कर देंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है, नोट्स पे ही चलते हैं, इसके अंदर ज़्यादा खास कुछ है नहीं। देखो, द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग differences between more than two sample mean is conducted by mean of technique of analysis of variance। जहाँ पर डाउट है वहाँ रुकवाते रहिएगा कि भाई दो या दो से ज़्यादा के बीच में जो वो अपने को क्या करना है, उनके बीच में अगर कंपेयर करना है सैंपल जो है वो दो या दो से ज़्यादा, और उनके मीन के बारे में या किसी और किसी भी पैरामीटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ज़्यादातर जो अपन क्या करते हैं, मीन के बारे में स्टडी करते हैं, इस वजह से यहाँ लिखा जाएगा जब भी तो सैंपल मीन ही जो वो लिखा जाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज टू टेस्ट द होमोजेनिटी इन सेवरल अर्थमेटिक मीन बाय वन टेस्ट ओनली, कि भाई एक ही टेस्ट जो है उसके जरिए अपन क्या कर देंगे, बहुत सारे सैंपल के अंदर अर्थमेटिक मीन जो है वो सेम है या नहीं है, चेंज आए तो क्या वो चेंज जो वो सैम्पलिंग के कारण आ रहा है, या उनके अंदर वाकई जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। नॉर्मली यहाँ जो अपन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, मीन के बारे में ही करेंगे। समझ आ रही बात, तो यहाँ अपन क्या करना चाह रहे हैं कि भाई जो अलग अलग सैंपल है, क्या उन सैंपल के मीन जो वो सेम है या नहीं है, और उनके अंदर डिफरेंस है तो क्या वो डिफरेंस सैम्पलिंग की वजह से, सैम्पलिंग की वजह से तो चलेगा, अगर सैम्पलिंग के अलावा अदर अदर किसी कारण से है, तो भाई क्या पूछ रहे हो यार, टेस्ट मीन का मतलब क्या पूछ रहे हो यार, इतने दिन हुए टेस्ट ही तो कर रहे हैं अपन, ये हाइपोथेसिस टेस्ट ही तो पढ़ रहे हैं। काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा, एफ टेस्ट पढ़ा, जेड टेस्ट पढ़ा,
टी टेस्ट पढ़ा, वहां पर अपन क्या कर रहे हैं, यही टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई क्या ये सही है या नहीं है। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। भाई ये मैं जो है वो, देखो वैसे स्ट्रिक्ट में हो नहीं पाता, ये मेरी कमजोरी है, बाकी होना चाहिए, हर टीचर जो उसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट ज्यादा एमसीक्यू और ज्यादा इन चीजों के पीछे भाग रहा है, वो स्टूडेंट मैं स्ट्रिक्टली बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो स्टूडेंट अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्लास को ज़्यादा फास्ट चला के नहीं देखें, आराम से देखें, उसको समझें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको एग्जाम सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस का फायदा होगा, सीधा एमसीक्यू करने से फायदा नहीं होगा। इस वजह से क्लास के अंदर जो चीज़ें बताई जा रही है, जो नोट्स दिए गए हैं, उनको जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा। नहीं तो आप खुद जो है वो अपना नुकसान खुद कर रहे हो। कंपटीशन बहुत कम भी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इस वजह से क्योंकि जो भी स्टूडेंट है कॉमर्स वाले, उनके पास अच्छे के अंदर एक ही ऑप्शन है, इस वजह से सारे जो अच्छे अभ्यर्थी वो सारे के सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। कंपटीशन कम इस वजह से है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पुरानी वैकेंसी को लेके तैयारी करते हैं, और उस वजह से भाई पुराने को बेस रखो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो कि इससे आगे जो क्या हो सकता है। भाई 2015 के अंदर जो एग्जाम पेपर हुआ उसको और 2020 वाले को आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसके अंदर किस तरीके से चेंज है। तो 2020 के हिसाब से फिर आप 2020 की तैयारी, 23 की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ 2020 को नहीं लो, 2020 एक बेस है, उसका पेपर एक बेस है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट और सारा कुछ जो 100% कवर होगा तो आप किस्मत के भरोसे नहीं रहेंगे, आप एग्जाम जो श्योर क्लियर करेंगे। ओरिजिनेटेड बाय आर ए फिशर 1923 में, और फिर उसको सिस्टमेटिकली डेवलप जो वो ये सिंडिकोर जो है इसने किया था, इनिशियली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इनिशियली किस फील्ड के अंदर जो वो आया गया था। Analysis of variance is a technique of classification and cross classification of statistical data with a view to testing whether the mean of specific classification different significantly or they are homogeneous, कि भाई उनके जो मीन है वो सेम है या फिर वो अलग अलग है, और उनके अगर डिफरेंस है तो क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। यूजेज ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टेस्ट द डिफरेंसेज ऑफ मेनी मीन्स। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो दो सैंपल के बारे में या फिर सैंपल और पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, ये जो वो मेनी मीन्स के बारे में करता है। जैसे मीन ऑफ टू सैंपल बेस्ड ऑन द लार्ज सैंपल है, तो जेड टेस्ट जो वो क्या करता है, टी जो स्मॉल सैंपल होता है उसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या कर देता है, लार्ज सैंपल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर पूछा जाए कि जेड टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट है या लार्ज सैंपल टेस्ट है, तो लार्ज सैंपल टेस्ट है, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वो क्या कर देता है, उसे बड़ा कर देता है। अगर स्मॉल सैंपल है तो टी टेस्ट वगैरह जो वो यूज किए जाते हैं। मोर देन टू सैंपल मीन, अगर दो से ज्यादा सैंपल मीन है तो अपन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो उसे इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर वेरिएंस सॉरी टेस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर वेरिएंस डिफरेंसेस, कि भाई इनके बीच में जो वेरिएंस जो भी आ रहा है, उनके अंदर डिफरेंस जो भी आ रहा है उसका वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसके लिए ध्यान रखिएगा एफ कोएफिशिएंट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है एंड वेरिएंस रेशियो टेक्निक से यूज किया जाता है। वैसे अपन जब इसका मेथड पूरा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा इससे क्लियर होगा। उसके अलावा यूज इन टू वे क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा, क्लासिफिकेशन जो दो एट्रीब्यूट के बेसिस पे होगा। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड इन टू बेसिस इन मेनी क्लासेस, दो किसी भी बेसिस से, जैसे फर्टिलाइजर और क्वालिटी ऑफ सीड के हिसाब से अपन जो अगर उनका बाइफर्केशन करें, ये जैसे इधर तो ले लिया क्वालिटी ऑफ सीड और इधर ले लिया फर्टिलाइजर, ठीक है, B1 B2 और B3, और फिर कर रहे हैं स्टडी तो वो क्या हो जाएगा, टू वे क्लासिफिकेशन हो जाएगा।
टेस्ट ऑफ द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसका जो यूज कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर, प्रोवाइड द एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द कोरिलेशन रेशियो डिपार्चर फ्रॉम द लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन। जो रिग्रेशन की जो लाइन बन रही है, क्या वो लीनियर बन रही है या नहीं बन रही, उससे कितना डिपार्चर हो रहा है, या फिर मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उन सब के बीच में जो एनालिसिस के बारे में यूज हो सकता है। क्लियर है भाई? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताते जाइएगा। एजम्पशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सेम है, लगभग वो की वही है। एक तो पॉपुलेशन जो नॉर्मल होनी चाहिए, डाटा जो इंडिपेंडेंस होने चाहिए और रैंडमली सेलेक्ट होने चाहिए, होमोजेनिटी ये हम मान रहे हैं कि भाई एजम्पशन है कि हमारा बराबर है, इनके मीन जो बराबर है, इनके वेरिएंस जो बराबर है। फिर चेक यही करेंगे कि क्या ये मीन और बराबर है या नहीं है। और एडिटिव प्रॉपर्टी जो कि अपन ने कई स्क्वायर के अंदर पढ़ा था, सेम वो की वो है कि द सम ऑफ वेरिएंस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल वेरिएंस, कि भाई सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 सैंपल 4 इन सब का जो वेरिएंस अगर टोटल करोगे तो टोटल सैंपल का जो वेरिएंस आएगा उसके बराबर आएगा। टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे क्लासिफिकेशन और टू वे क्लासिफिकेशन। उसके अंदर एक फैक्टर या एक क्राइटेरिया के बेसिस पे होगा, यहाँ पर टू फैक्टर और टू क्राइटेरिया के बेसिस पे होगा। वन वे का ये दे रखा है, द इन्फ्लुएंस ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर इन कंसिडरेशन और लैंड, मतलब कि यहाँ पर एट्रीब्यूट जो वो एक ही है, फर्टिलाइजर जो है उसी का जो अपन कर रहे हैं। अदर फैक्टर सच एज फर्टिलिटी ऑफ सोइल, अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, क्वालिटी ऑफ सीड्स etc आर इग्नोर्ड, उन सबको अपन क्या करते हैं यहाँ पर इग्नोर करके करते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ एप टेस्ट वी मे कंक्लूड अबाउट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द डिफरेंट सैंपल। और ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की मदद से अपन ये पता कर पाएंगे कि ये जो अलग अलग सैंपल के मीन में डिफरेंस है उसका कारण क्या है, और उससे अपन ये पता कर पाएंगे कि भाई क्या ये डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। पढ़ना मेनली डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड जो उसी की कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करवा रहा है, और कोडिंग मेथड तो कुछ भी नहीं। कोडिंग मेथड तो क्या करता है, कोड में कन्वर्ट करता है कि भाई अगर वैल्यू जैसे बड़ी वैल्यू है 1617 1618 1620 1605, तो इसमें से ये क्या करता है कि कॉमन फैक्टर जैसे 1600 जो वो लेस कर दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 17 18 20 और 5। तो उसके बाद में क्या होगी, कैलकुलेशन जो वो आसान होगी। बाकी इस कोडिंग करने के बाद में डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड जिससे भी आप करना चाहो कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के जरिए अपन इसको समझेंगे। जैसे ये चार सैंपल दे रखे ए बी सी और डी, इनका टोटल दे रखा है और उनका मीन जो वो दे रखा है। अपने को पता करना है कि क्या इनके मीन जो वो सेम है या नहीं है। सर क्या पता करना है, ये तो दिख रहा है कि ये अलग है। अलग तो है, लेकिन ये क्या सैम्पलिंग ऑफ फ्लक्चुएशन के कारण सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन के कारण है या कोई अदर सिग्निफिकेंट रीजन है इनके डिफरेंस आने का। अपन जो वो ये चीज चेक कर रहे हैं। भाई डिफरेंस तो आ रहा है, समझ आ रही बात? भाई डिफरेंस तो है, लेकिन अपन ये चेक करें कि डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, मतलब कि क्या ये सैम्पलिंग की वजह से आ रहा है या किसी और अदर रीजन से आ रहा है। एक इसके साथ अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन शुरू करने से पहले ग्रांड मीन जो वो कैलकुलेट कर देंगे कि इन सब का मिला के। तो वो आप ऐसे भी कर सकते हो 30 + 35 + 25 + 50 डिवाइडेड बाय जो कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 और 20 डिवाइडेड बाय 20 कर सकते हो, या इनका मीन का जो सीधा सिंपल सा मीन जो वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये इनका 7 आ गया। कैसे करेंगे, सबसे पहले हाइपोथेसिस रखेंगे H0 नल हाइपोथेसिस कि भाई इनका मीन जो वो क्या है बराबर है। और अगर इसी की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखें तो वो ये कहेगी कि भाई ये बराबर नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स। देखो वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स और उसके बाद में विद इन द सैंपल्स, ये दो चीजें जो है इसकी मेन है, इन दोनों के बारे में अपने को देखना है। सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बिटवीन द सैंपल्स। बिटवीन द सैंपल्स मतलब कि ए बी बी सी सी और डी, इनके बीच में देख रहे हैं। और विद इन में क्या हो जाएगा, जैसे ए के अंदर देखेंगे 6 7 6 8 और 3 इसके अंदर, फिर बी के अंदर देखेंगे तो 8 8 8 6 5 इस तरीके से देखेंगे। अभी अपन किस में देख रहे हैं, बिटवीन द सैंपल्स, कि सैंपल के बीच में।
तो सैंपल के बीच में कैसे देखेंगे, एस एस बी जो क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन जो सैंपल्स, एस एस बी जो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन वन उसको किससे करेंगे, एक्स बार वन माइनस इनका जो ग्रांड मीन है वो, उससे जितना डिफरेंस है उसका स्क्वायर करके एन वन से गुणा करना है। तो यहाँ पर पहले वाले में बात करें अपन, तो पहले का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है मीन, और ग्रांड मीन कितना है 7, तो 6 माइनस 7 मतलब कि -1, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसको किससे गुणा करना है, एन वन नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट सैंपल कितने हैं, 5 है, वैसा वैसा बी का जो है वो सैंपल कितना, मीन कितना आ रहा है 7, 7 माइनस 7 0, तो ये टोटल कैलकुलेशन ने 0 कर देगा। तीसरे का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 माइनस 7 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5, और चौथे का जो था 10 था, तो 10 माइनस 7 जो कि 3, 3 तिरिया 9, और 9 इंटू 5 जो 9 बचेगी 45। देखो भाई, दो वर्ड है, एक तो बिटवीन द सैंपल्स, बिटवीन द सैंपल्स मतलब कि ए बी सी और डी, इनके बीच में जो है वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक है विद इन द सैंपल, मतलब इस सैंपल के अंदर की जो वैल्यू है इसके अंदर जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, इस सैंपल के भी अंदर, इस सैंपल के भी अंदर और इस सैंपल के भी अंदर जो वेरिएंस वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी पहले अपन बात कर रहे हैं बिटवीन की, तो ए बी सी और डी इन के आपस के अंदर जो क्या कर रहे हैं, इनका देख रहे हैं। तो इनका कैसे देखेंगे कि भाई अगर इनके बिटवीन में देख रहे हैं तो सीधी सी बात, अपने लिए एक सही इक्वेशन देखे तो क्या हो जाएगी कि भाई एक वैल्यू है 6, एक है 7, एक है 5, एक है 10, और 6 7 5 और 10, और इनका जो है वो 7। तो अपन कैसे करेंगे कि 6 माइनस 7 इसका स्क्वायर, 7 माइनस 7 का स्क्वायर, 5 माइनस 7 का स्क्वायर, और 10 माइनस 7 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ आइटम का भी ध्यान रखना होता है, कई बार सैंपल जो क्या होते हैं अलग अलग साइज के हो जाते हैं, इस वजह से उसका ध्यान रखने के लिए अपन इसको क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ आइटम जितने भी है उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n1 इंटू n2, इसको n3 से, और इसको n4 से, ताकि क्या होगा अगर सैंपल साइज चेंज भी होगी ना तो भी अपना फॉर्मूला जो है वो इसी तरीके से रहेगा। ये हो गया एस एस बी, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। फिर है डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द कॉलम। अब अमंग द कॉलम कुछ भी नहीं है, आप सीधा समझिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का यहाँ सीधा मतलब क्या होता है, एन माइनस वन की नंबर ऑफ आइटम -1। इस वाले केस में अगर बिटवीन द सैंपल्स देख रहे हैं, सैंपल कितने, 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर ये क्या लिखते हैं कि भाई आपको ध्यान नहीं रहे तो आप कैसे कैलकुलेट कर दीजिएगा, k-1 या c-1, सी का मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4 है, तो 4 माइनस 1 मतलब कि 3 हो जाएगा। इसके बाद में मीन स्क्वायर बिटवीन, इसका फॉर्मूला है मीन स्क्वायर बिटवीन, जो क्या हो जाएगा एस एस बी, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय v1 जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये अपनी एक वैल्यू होगी, ये जो है वो अपनी एक पहली वैल्यू है। ये तो हो गया अपना बिटवीन द सैंपल। अब अपन करेंगे विद इन द सैंपल। विद इन द सैंपल के अंदर क्या हो जाएगा, ये पहला सैंपल x1 माइनस एक्स बार वन, इसका जो भी मीन है उसमें से माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे पहले का कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, तो 6 माइनस 6 0, 1 0 2 और 3, तो ये जो ये क्या हो गया आपके x1 माइनस एक्स बार वन, ये 0 1 0 2 -3, इसका करना है अपने को स्क्वायर, इनका टोटल करना है, इन वैसे वैसे x2 का करना है, वैसे वैसे x3 के लिए करना है, x4 के लिए सॉरी, और इनका जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर विद इन 14 8 4 और 20, ये जो आ गया 46। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, वहां तो 4 सैंपल थे, यहाँ पर डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 इसमें 5 इसमें 10 5 15 और 5 20 है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर एक सैंपल में से एक एक कम कर देंगे। जैसे इसमें 5 वैल्यू है पहले में, तो n-1 n1 -1, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, n2 -1, तो 5 माइनस 1, इसमें तो सब में वैसे 5 5 है, अगर 7 होता किसी में तो यहाँ पर जैसे n3 7 होते हैं, 7 वैल्यू होते तो 7 माइनस 1 हो जाता, और इन सब का
टोटल कर देते 16, और वैसे वैसे एम एस डब्ल्यू हो जाएगा मीन ऑफ स्क्वायर विद इन, जो कि हो जाएगा एस एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हो जाएगा इसका डिवाइड बाय 16 के हिसाब से, ये आ जाएगा 2.875। यहाँ तक का एक बार देख लीजिए भाई। क्लियर है? फिर इसके बाद में बनेगी अनोवा टेबल। अनोवा टेबल इसमें बनती वैसे की वैसी ही, टू वे क्लासिफिकेशन के अंदर बनेगी, ज्यादा चेंज जो वो नहीं आएगा। ये हो गया बिटवीन सैंपल, ये हो गया विद इन सैंपल, टोटल ऑफ स्क्वायर हो गया, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, और ये वेरिएंस जो है, वेरिएंस एम एस जो है वो अपन ने कैलकुलेट किया, एम एस बी जो है वो मीन स्क्वायर बिटवीन और मीन स्क्वायर विद इन, ये कैलकुलेट कर दिया। अब वेरिएंस रेशियो या एफ रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, मीन स्क्वायर बिटवीन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर विद इन। ये जो है ये क्या हो जाएगी अपनी वो वैल्यू हो जाएगी, जैसे अपन क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू। ये जो है वो क्या है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू के साथ। सर टेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय कर देंगे कि भाई 5% चाहिए, 10% चाहिए, 15% चाहिए, जितना जो डिफरेंस जितने तक आपने को मानना है, नॉर्मली 5% लेंगे। तो अपन टेबल में जाएंगे 5%, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसमें दो रखेंगे, एक तो 3 और एक 16। ये रख के क्या करेंगे, इसकी टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि एग्जाम में अपने को पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम जो वो उसमें वैल्यू देगा। और फिर ये जो टेबल वैल्यू है, जो इसकी टेबल वैल्यू आएगी वो, और इसकी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इन दोनों के बीच कंपेयर करेंगे। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो वो ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट है, और सिग्निफिकेंट है मतलब कि नल हाइपोथेसिस को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, मतलब कि ये सारे जो है वो सेम नहीं है, या फिर इनका डिफरेंस जो सैम्पलिंग के अलावा किसी और कारण से और वो सिग्निफिकेंट है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू आ जाए टेबल वैल्यू के, तो उस केस के अंदर अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, सिर्फ सैम्पलिंग के कारण आ रहा है। ये हो जाएगा टेबल वैल्यू F05, जैसे 5% कॉन्फिडेंस चाहिए, 5% का डिफरेंस तक अपन चला रहे हैं फॉर V1 और V2। ये जैसे वैल्यू यहाँ पर लिख रखी है, एग्जाम में जैसे कई बार दे भी देता है और फिर आपको डिसीजन पूछे। कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। यहाँ तक का एक बार आराम से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इट इट इज पॉसिबल टू टेक ए फ्रेश डाटा एंड कंडक्ट ऑल दिस। आप खुद कीजिए भाई। देखो वैसे जरूरत है नहीं, समझिएगा, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि भाई ये चीजें मुझे करनी चाहिए, तो आप खुद जो है वो डाटा बना के खुद इसको कीजिए। बाकी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इतना बड़ा एमसीक्यू के अंदर नहीं पूछा जा सकता, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज आप मान के चलेंगे, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता, इसमें से किसी एक पॉइंट पे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एस एस डब्ल्यू क्या होता है, या फिर एस एस डब्ल्यू की जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
एसएसबी क्या होता है, एसएसबी की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो कैसे कैलकुलेट होती है। बड़ा क्वेश्चन इस वजह से करवाया है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ समझ आ जाए कि भाई ये डाटा जो किस तरीके से फ्लो हो रहे हैं और ये किस तरीके से ये चीजें बन रही हैं। समझ आ रही है बात भी? टी टेस्ट और ये आपके वैसे है नहीं है, ईएफएम के अंदर टी टेस्ट टैप टेस्ट है नहीं। अगर आप देखना चाहे तो मैं वीडियो जो वो उधर भी जो एक्स्ट्रा क्लासेज के अंदर अपलोड कर लूंगा, ताकि एक बार आप स्पीड के अंदर वीडियो देख लीजिएगा। और देखोगे तो वैसे फायदा भी है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि बाकी तो सब जो है वो प्रोसेस तो सारा सेम ही है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू। तो मैं उसको एक एक्स्ट्रा के अंदर, एक्स्ट्रा जो क्लासेस डाल रखी है उसके अंदर जो मैं अपलोड कर दूंगा, आप थोड़ी स्पीड के अंदर देख लीजिएगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? शॉर्टकट मेथड ये जो है थोड़ा सा अलग तरीके से करता है, वैसे बात वही है, कैलकुलेशन वही होगी, आंसर भी उसी तरीके से आएगा, बस ये जो कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग तरीके से करता है। एसएसडब्ल्यू और एसएसबी जो वो अलग तरीके से कैलकुलेट करता है। ये क्या कहता है, जैसे ये एक्स 1 और जो भी है इनका सबसे पहले तो स्क्वायर ही साथ साथ ही साथ यहाँ पर ही कैलकुलेट कर दीजिए, 194 253 वगैरह जो भी आ गया। फिर ये कहता है कि एक टी कैलकुलेट कर लीजिए, हमने कहा टी क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे ये 194, ये जो भी स्क्वायर वाले जो जितने भी है ना, सॉरी, सिग्मा जो भी है इनके टोटल जो है उनको ऐड कर दीजिए, 30 + 35 कितना हो गया, 30 35 65, और 65 से 70 80 90, 90 और 50 140, एक तो ये टी कैलकुलेट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में करेक्शन फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर दीजिएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो 140 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 20 जो कि 980 आएगा। सर ये जो है वो करेक्शन फैक्टर क्यों कैलकुलेट कर रहा है, ये इसका कुछ भी नहीं, सीधा सा कारण, ये जो भी एस एस टी और एस एस डब्ल्यू वगैरह कैलकुलेट करेगा ना, ये उसको सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेगा, सीधा कैलकुलेट करेगा, और उसमें इस करेक्शन फैक्टर को जो वो एडजस्ट करके क्या कर देगा, वैल्यू वही कैलकुलेट कर देगा, बस थोड़ा सा उसके अंदर जो चेंज आएगा, बाकी डिसीजन जो इसका भी उसी तरीके से रहेगा। तो ये करेक्शन फैक्टर जो है वो क्या होगा, आगे की इसके कैलकुलेशन के अंदर यूज करेगा। जैसे ये एस एस टी कैलकुलेट कर रहा है, एस एस डब्ल्यू कैलकुलेट कर रहा है, एस एस डब्ल्यू कैलकुलेट कर रहा है, सर ये एस एस टी क्या है, ये एक अलग है, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ये इन सब का जो भी स्क्वायर है, जैसे x1 का स्क्वायर कितना है 194, उनका टोटल, दूसरे वाले का 253, तीसरे वाले का 129 और चौथे वाले का 520, और उसमें से क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस एन, ये जो करेक्शन फैक्टर लेस करना है, तो ये आ गया 116। फिर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन बिटवीन एस एस डब्ल्यू, यहाँ पर ये सब जगह ही क्या करेगा, लास्ट में इस करेक्शन फैक्टर को एडजस्ट करेगा। ये कैसे कैलकुलेट करेगा, सिग्मा x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा x1 जो है ब्रैकेट में डाल के फिर स्क्वायर किया, मतलब कि 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, वैसे वैसे दूसरे का कितना है 35, 35 का स्क्वायर
बिटवीन वाले के केस के अंदर तो भाई ये सैंपल, ये जो सैंपल है इसके अंदर जो भी डाटा, इसके अंदर वाले डाटा नहीं देखेंगे। ये जो टोटल है वो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरी वैल्यू, ये चौथी वैल्यू है। वैसे वैसे ये चौथी वैल्यू और ये उसके डिवाइडेड बाय n4 कर देगा, तब में ही 5 5 5 है, तो ये माइनस करेक्शन फैक्टर ये हर जगह ही करेगा। और उसके बाद में सम ऑफ स्क्वायर विद इन, विद इन वाले में ये क्या करेगा, देखो वहां पर भी अगर कैलकुलेशन देखें तो एस एस डब्ल्यू तक जो है वो ज्यादा दिक्कत नहीं थी, ज्यादा कैलकुलेशन भारी किसकी पड़ रही थी, एस एस, सॉरी एस एस बी तक की कैलकुलेशन के अंदर ज्यादा जो है वो डिसीजन सेम आएगा, डिसीजन जो है वो सेम आएगा। करेक्शन फैक्टर क्यों लगाया है, क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन आसान कर रहा है भाई, ये कह रहा है कि फिर बीच में एक एक के अंदर वेरिएंस नहीं कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू जो कि आप इंडिविजुअली, जैसे पहले क्या कर रहे थे, x1 माइनस एक्स बार का 1, और जब मीन कैलकुलेट कर रहे तो इनके विद इन जब कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ग्रांड मीन जो वो लेस कर रहे थे हर में। जैसे x1 माइनस ग्रांड मीन, और x2 माइनस ग्रांड मीन, x3 माइनस ग्रांड मीन। तो ये कहता है कि उतना करने की जरूरत नहीं है, उसकी बजाय क्या कर दो आप, ये एक करेक्शन फैक्टर जो है इसको सीधा लेस कर दो। तो इसने कहा कि एस एस टी कैलकुलेट कर दीजिए, एक तो ये हो गया, ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन बिटवीन। बिटवीन के अंदर क्या करेंगे, पहला सैंपल जो पहला हो जाएगा, दूसरा सैंपल जो वो दूसरी वैल्यू हो जाएगी, तीसरा सैंपल तीसरी वैल्यू हो जाएगा, और चौथा सैंपल का टोटल जो वो चौथी वैल्यू हो जाएगी, डिवाइडेड बाय n करते रहो, और इनमें से वापस करेक्शन फैक्टर जो है वो लेस कर दो तो ये 70 आ जाएगा। और फिर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन विद इन डब्ल्यू वाला, तो ये विद इन वाला कैसे कैलकुलेट कर देंगे, एस एस टी माइनस एस एस बी, तो ये जो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो सारा का सारा सेम ही रहेगा, बस ये एस एस डब्ल्यू और एस एस बी जो है इसकी कैलकुलेशन जो ये इस तरीके से कैलकुलेट करवाता है। एक बार इसको आराम से देख लीजिए भाई। देखो सबसे पहले इसने क्या किया, वहां पर अपन पूरे में क्या कर रहे थे, जैसे हर जगह जो इंडिविजुअली उनका एक्स बार लेस कर रहे थे, जब विद इन सैंपल कर रहे थे तो जो उनका ग्रांड मीन है वो हर जगह लेस कर रहे थे। इसकी जगह ये क्या कर रहा है, टोटल करके उसमें से सीधा करेक्शन फैक्टर जो वो लेस कर रहा है बिटवीन वाले में, और वैसा वैसे ही विद इन वाले में, सॉरी विद इन वाले में तो ये सीधा फॉर्मूला लगा देगा एस एस टी माइनस एस एस बी। बाकी रिमेनिंग प्रोसेस जो वो सेम ही रहेगा। यहाँ तक का देख के बताइए भाई, कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है, कोडिंग मेथड के अंदर कुछ भी नहीं है, अपन ने शुरुआत में बात की थी कि इसके अंदर क्या करेंगे, एक कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट आइटम जो या तो सबका सब में उसका भाग दे देंगे, या वो आइटम जो सबसे लेस कर देंगे, बाकी जो वो सेम ही रहेगा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। जैसे वैल्यू दे रखी है 2021, 2027, 2050, तो ये जो इनके स्क्वायर वगैरह कैलकुलेट करने में मुश्किल होगी, तो सब में से क्या कर दो, 2000 लेस कर दो, -2000 -2000, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 50, और फिर इसके बाद में आगे कैलकुलेशन करो डायरेक्ट मेथड से, या जिस भी मेथड से आपके शॉर्टकट जो भी आपको अच्छा लगे, बाकी सेम ये प्रोसेस। कोडिंग इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट टू subtraction or division of all values by a common factor to reduce the magnitude of values, remaining process will be same, जो बाकी का प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। when sample size is not equal, तो थोड़ा सा क्या ध्यान रखिएगा भाई, फिर क्या होगा, n चेंज होगा, बाकी ऐसा मेथड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, कि कैलकुलेशन के वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें।
क्लियर है। बाकी जो वो जैसे जहां पर जैसे एक एक के अंदर बिटवीन वाले में अपन क्या करते हैं, सॉरी विद इन वाले में, बिटवीन नहीं, विद इन वाले में क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कैलकुलेट करते हैं तो n-1। अब पहले में जैसे 5 है वैल्यू और दूसरे में 7 है, तो पहले के लिए तो क्या होगा, 5-1 होगा, और दूसरे के लिए 7-1 होगा, कि भाई ये ध्यान रखना। बाकी प्रोसेस क्या होगा, सेम ही होगा। Analysis of variance in two-way classification. Data are classified on the basis of two factor, example fertilizer और quality of seed, दो के हिसाब से अपन कर रहे हैं। ये पहली बार जो इसका एबीएसटी के अंदर क्वेश्चन ही था कि यहाँ पर जो सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो उसको तीन भागों में बांटेंगे, एक तो सम ऑफ स्क्वायर कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर रो, और सम ऑफ स्क्वायर जो वो रेजिडुअल। समझिएगा ये क्या है कहने का मतलब। अभी तक वाले में जैसे क्या कर रहे थे अपन, एक ही फैक्टर था तो अपन क्या कर रहे थे, जैसे फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के हिसाब से A1, A2, A3 और A4, इसके हिसाब से ये वैल्यू ली, ये वैल्यू ली, ये वैल्यू ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम कर रहा था वो कौन काम कर रहा था, सिर्फ यही काम कर रहा था। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ये मैंने रो के रूप में लिख दिया, इसको नॉर्मली कॉलम के हिसाब से लिखा है तो कॉलम के हिसाब से लिखते हैं, लिखा जा सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्टिलाइजर जैसे A1, A2, A3 और A4, जैसे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी रेफरेंस है वो क्या है, इस कॉलम का है, रो का कोई रेफरेंस नहीं, ये इसका कोई रेफरेंस है नहीं, जो भी रेफरेंस है वो किसका है, इस कॉलम का है। तो यहाँ पर जब भी अपन कैलकुलेट कर रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जहाँ भी यूज किया वहां पर क्या किया, सी यूज किया, कॉलम जो वो यूज किया। लेकिन दो जब हो जाएंगे तब अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ हो जाएगा फर्टिलाइजर और यहाँ पर हो जाएगा क्वालिटी ऑफ सीड। तो यहाँ क्या हो गया, A1, A2, A3, A4, यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे B1, B2, B3 और B4। तो यहाँ पर अपने को इन कॉलम के बीच में भी जो वेरिएंस कैलकुलेट करना है, इन कॉलम के बीच में भी और इन रो के बीच में भी, इन रो के बीच में भी जो वो कैलकुलेट करना है। समझ पा रहे हो बात, क्या ये चीज समझ आई। इस वजह से वहां पर तो दो ही चीज कर रहे थे, SSW सॉरी, SSW और SSB। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो सम ऑफ स्क्वायर कॉलम, एक सम ऑफ स्क्वायर रो, और एक इन दोनों के कारण आएगा सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल एरर, कि इन दोनों के कारण जो भी एरर आएगा, जो कि नॉर्मल इन दोनों को हटा देंगे तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा वो सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल एरर जो वो आएगा। क्या ये बात समझ आई। बाकी का प्रोसेस लगभग सेम है, उसके अंदर चेंज नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया आपको। क्लियर है। SST जो वो यहाँ पर क्या होगा, SSC प्लस SSR प्लस SSE, सम ऑफ स्क्वायर कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर रो, और सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल एरर। ठीक है, ये वाला। तो नॉर्मली SST कैलकुलेट हो जाएगा, SSC कैलकुलेट हो जाएगा, और SSR कैलकुलेट हो जाएगा। SSE जो क्या कर देंगे, SST में से ये दोनों लेस कर देंगे। प्रोसेस हुई, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो भी है उनको कर देंगे। फिर दूसरे में ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्योंकि टू फैक्टर है और टू वे क्लासिफिकेशन है, तो कैलकुलेशन आगे जाके और ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो कोडेड कर दीजिएगा। कोडेड का मतलब कि अगर जैसे 1620 और 1625 और इस तरीके से है, तो एक कॉमन फैक्टर जो सब में से लेस कर दीजिएगा, ताकि वैल्यू जो क्या हो जाए, छोटी हो जाए। SSE देखो, वैसे यहाँ पर आपको आगे समझ आ जाएगा। देखो, ये एक तो अपन कॉलम में देखेंगे A3, A4, B1, B2, B3, B4, कोई जरूरी नहीं है बराबरी हो। एक तो इसमें कॉलम में देखेंगे, एक इसी तरीके से इन रो में देखेंगे।
और एक इन दोनों के अलावा कोई और कारण से जो भी एरर आ रहे हैं ना, उनके लिए एक वर्ड यूज होगा, सम ऑफ रेजिडुअल एरर। रेजिडुअल का मतलब क्या है, जो बाकी बच जाते हैं। जैसे कि जीएसटी वगैरह में आप पढ़ते हो तो जीएसटी जो पहले क्या था, एक रेजिडुअल एंट्री से आया था। अभी तो जैसे उसके लिए शायद नई एंट्री आ रखी है, बाकी पहले जो एक रेजिडुअल एंट्री से था। तो जो बाकी बच जाए इन दोनों के अलावा, वो सारे के सारे क्या है, सम ऑफ रेजिडुअल एरर। भाई सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो क्या होना चाहिए, इन दोनों का टोटल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टोटल होगा नहीं, कुछ और बच जाएगा। जो बच जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर एस एस ई होगा। पहली बार जो एबीएसटी का एग्जाम में क्वेश्चन था, वो यही था कि एस एस टी जो किससे मिलके बना होता है, तो एक तो एस एस सी से, एक एस एस आर से, और एक एस एस ई से। रेजिडुअल एरर इन तीनों से मिलके बना होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन शुरू करने से पहले अपन कहते हैं, जैसे 1605, 1620 और ऐसी वैल्यू है, तो 1600 लेस कर दो, ताकि 5, 20 ये छोटी वैल्यू होगी, तो आप आगे कैलकुलेशन जो वो आसानी से करेंगे। ठीक है। बाकी करेक्शन फैक्टर वैसे इसको शॉर्टकट के हिसाब से ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि पहले से ही कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है। बाकी करने को डायरेक्ट से भी किया जा सकता है और शॉर्टकट से भी किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जब भी यूज किया गया है तो ये शॉर्टकट वाला ही यूज किया गया। वहां पर भी अगर पूछा जाए कि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ज्यादा किसकी, या प्रैक्टिकली कौन सा मेथड ज्यादा यूज होता है, तो वहां भी प्रैक्टिकली जो है वो शॉर्टकट मेथड ज्यादा यूज होता है। तो ये करेक्शन फैक्टर जो है वो पहले ही तय कैलकुलेट कर देंगे, टी इसको डिवाइडेड बाय एन, सेम वैसा का वैसा होगा। एस एस टी जो है वो सेम वही रहेगा जो जैसा वहां पर कर रहे थे, ये वैसा का वैसा रहेगा। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम जो है वो भी सेम ही रहेगा। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ आपने सीधा फॉर्मूला लिख दिया, ये तो फिर आगे समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आपकी ऐसी बात पूछो उससे पहले मैंने जो ये चीजें यहाँ लिख दी, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो। तो देखो आफ्टर कोडिंग जैसे ये वैल्यू रह रही ए की, ये बी की, ये सी की, और ये डी की, ये इनका टोटल हो गया। ये रो हो गए -2, 0 + 1 -1, और इनका टोटल जो -2। वैसे ये सेकंड रो हो गए। हाँ जी। नहीं, एस एस सी और एस एस आर, एस एस टी के जो 3 कंपोनेंट है, टोटल के 3 कंपोनेंट है, रो, कॉलम और रेजिडुअल एरर। तो टोटल में से रो को हटा देंगे, कॉलम को हटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो रेजिडुअल एरर बचेगा। क्लियर है। हाँ भाई देखो, अब यहाँ पर समझिएगा, ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3, ये हो गया कॉलम 4, और ये कॉलम टोटल की। ठीक है। ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2, ये हो गई रो 3, और ये हो गई रो की टोटल, कि भाई पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इसका जो टोटल है। अब अपने को क्या पूछा है, सॉरी मैंने शायद गलत बता दिया, सॉरी, माफ कीजिएगा भैया ना। ये हो गया पहला कॉलम, और ये हो गई इसकी टोटल, ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये हो गई इसकी टोटल, ये हो गया तीसरा कॉलम, और ये हो गई इसकी टोटल, ये हो गया चौथा कॉलम, और ये इसकी टोटल। ये हो गई पहली रो। रो जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है ना, ये पहली रो और ये इसका टोटल, ये दूसरी रो और ये इसका टोटल, ये तीसरी रो और इसका ये टोटल। एस एस सी, सम ऑफ स्क्वायर कॉलम, कॉलम का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसमें नंबर ऑफ आइटम एन कितने हैं। ठीक है। दूसरा कॉलम उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तीसरा कॉलम उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और चौथा कॉलम उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस करेक्शन फैक्टर। एस एस आर, आर के लिए क्या करेंगे, पहली रो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर एन कितने हो जाएंगे, देखो रो के अंदर जो है वो, यहाँ पर कॉलम के अंदर जो कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, और रो के अंदर कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये डिवाइड बाय 4, यहाँ पर डिवाइड बाय 4, यहाँ डिवाइड बाय 4, यहाँ भी जो टी स्क्वायर माइनस एन जो करेक्शन फैक्टर लगेगा। बिल्कुल भाई, हो जाएंगे, बस ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में। नालायक को मार खानी है। क्लियर है यहाँ तक की भाई, बात चीजें समझ आ गई है। यहाँ तक की बातें समझ आ गई है भाई, एक बार देख लो इसको आराम से।
क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है? एस एस आर जो क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल एरर एस एस टी माइनस एस एस सी माइनस एस एस आर। तो एस एस टी एस एस सी और एस एस आर जो वो कैलकुलेट हो चुके हैं। एस एस टी जो सीधा सीधा हो जाएगा सिग्मा वन का स्क्वायर सिग्मा एक्स टू का स्क्वायर सिग्मा एक्स थ्री का स्क्वायर सिग्मा एक्स एन जो भी है उनका स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस एन। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिटवीन द कॉलम तो जितने कॉलम है -1, बिटवीन द रो जितनी रो है उसमें -1। रेजिडुअल जो है वो क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो रेजिडुअल पूछा जाएगा, जो कि C-1 गुणा R-1 होगा। और टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो क्या होगा N-1, जो कि N-1 जो कैसा आएगा CR-1। जैसे कि कॉलम जो है वो मान लीजिए C जो है वो 4 है और रो जो है वो 3 है। तो बिटवीन कॉलम कितना हो जाएगा 4-1, ये कितना हो जाएगा 3-1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4-1 गुणा 3-1, और ये कितना हो जाएगा N-1 या C×R कह दो, C×R मतलब कि 3×4 -1 12, या फिर ये N-1 क्यों कह रहे हैं, जैसे कि कॉलम 4 है तो ये 1 2 3 और 4, रो जो है वो 3 है तो 1 2 और 3, तो वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एन कितने होंगे 12, तो सीधा C×R के हिसाब से जो वो एन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वैसे ही वैसे ही अनोवा टेबल बनेगी, बिटवीन द कॉलम एस एस सी, बिटवीन द रो एस एस आर और रेजिडुअल एस एस सी, टोटल जो वो एस एस टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसकी C-1, इसकी R-1, इसकी C-1 R-1 और इसकी CR-1। फिर वेरिएंस जो भी कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, एस एस सी डिवाइडेड बाई C-1, एस एस आर डिवाइडेड बाई R-1। ये गलत लिख दिया भाई, R-1। ये यहाँ हो जाएगा R-1 और ये एस एस सी माइनस डिवाइड बाई C-1 R-1। ठीक है, एफ जो वो दो कैलकुलेट होंगे यहाँ, एक तो एम एस सी डिवाइडेड बाई एम एस सी, एम एस सी डिवाइडेड बाई एम एस सी, और एक इसके लिए होगा एम एस आर डिवाइडेड बाई एम एस ई। ये जो दो एफ होंगे इसके हिसाब से फिर जो इसका क्या किया जाएगा, टेबल वैल्यू कैलकुलेट होगी, एफ एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, जो कि कंप्यूटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू होगी सिग्निफिकेंट, अगर वो ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, कम या बराबर है तो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। कोई डाउट हो तो बताइए भाई। कोई डाउट हो तो बताइए भाई। अभी तो कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। भाई कोशिश कीजिएगा कि आप टारगेट रखें कि 31 जुलाई तक एक बार सिलेबस जो कंप्लीट कर लें। ठीक है, 31 जुलाई का आप टारगेट रखेंगे तो कम से कम 5 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके पास काम जो रिवीजन और प्रैक्टिस ही बचेगा।
अभी जितना टाइम मिले उसमें राजस्थान भी साथ में लेके चलिए, ताकि फिर प्रैक्टिस का मजा आएगा एक्चुअल में जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से, क्योंकि चीजें सारी इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ में जो, क्योंकि जैसे 4 ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो उस चैप्टर का होगा, लेकिन रॉन्ग ऑप्शन जो है वो दूसरे चैप्टर का होगा। तो पूरा सब्जेक्ट जब पढ़ा हो ना उसके बाद में जब एमसीक्यू करोगे ना तो पूरा आपको उस एमसीक्यू का जो मजा आएगा। क्योंकि जैसे टी टेस्ट के बारे में पूछेगा तो टी टेस्ट के ऑप्शन के अंदर एक तो वो टी टेस्ट का देगा, एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का दे देगा, एक जेड टेस्ट का दे देगा। तो टी टेस्ट वाले के अंदर ये चीजें तो आपको वहां देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के हिसाब से भी अगर गलत होता है तो वो आपको ऑप्शन कट होता है तो वो आपको फायदा दिलाएगा। इस वजह से जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज्यादा रिवीजन जो वो करें, नोट्स को जो बार बार देखें। क्लियर है भाई? और कोई डाउट हो तो बताइए। ईएफएम के अंदर एक चैप्टर बचा है क्यूटी का, क्यूइंग थ्योरी, जो कि कल डिस्कस कर लेंगे, उसका टाइम जो मैं आपको बता दूंगा। उसकी चिंता नहीं करें, देखो ये तो हर किसी को लगेगा कि भाई आप ये पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा आप पुराना भूल रहे हो, या फिर जैसे स्टेट्स पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा टेक्स्ट भूल रहे हैं। और भूलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो एग्जाम से पहले रिवीजन भी करेंगे वो सारी चीजें, बाकी एमसीक्यू के अंदर जो है वो आगे वाला याद दिलाता है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, और जो रटने वाली चीज है एक रफ नोटबुक पास में रखें, जो चीजें रटनी है उसको अलग उस पेज के अंदर रटने वाली चीजें जो लिखते रहें। और ये खुद को कभी नहीं कहे कि मेरे को चीजें याद नहीं रह रही हैं, भूल के भी नहीं कहे, खुद को हमेशा अवतार ही माने, आम इंसान जो वो नहीं माने। क्योंकि ये जो वो आपके फिर साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि यार मैं भूल रहा हूँ मैं भूल रहा हूँ, जबकि दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं भूल रहा है। भाई सब भूल रहे हैं, भूलते ही हैं, भूलना जो है वो बेसिक नेसेसिटी है। कुदरत ने अगर भूलने की जो चीज दी है तो उसका कारण है। नहीं तो हमारे साथ कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं घर के अंदर, जो कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनको भूलना जरूरी होता है, अगर नहीं भूले तो आदमी आगे ही नहीं बढ़ पाता, तो भूलना जरूरी है। और इस हिसाब से भगवान ने दिया। अब उनको नहीं पता था कि एग्जाम के अंदर ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसकी ज्यादा चिंता नहीं करें। ज्यादा से ज्यादा बार देखो, और एक रफ नोटबुक रखो। पेपर वाला जो है पेपर 1 और पेपर 2 का रफ पेपर रखोगे और उसके अंदर लिखने वाली चीजें रखोगे, थोड़ा ध्यान रखें भाई कि भाई कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बिना फालतू रटने से मतलब है नहीं। और कोई डाउट हो तो बताइए भाई। क्यों भाई, एग्जाम क्रैक नहीं करना है क्या, जो हमसे जीके की क्लासेस मांग रहे हो? अभी रिवीजन कीजिए आप, कोशिश कीजिए कि 31 जुलाई का टारगेट लेके चलिए कि 31 जुलाई तक एक बार पूरा कोर्स जो मुझे कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में 31 जुलाई को आपसे नहीं होगा, 5 अगस्त तक जो है वो उस प्लान को एक्सटेंड कीजिएगा कि पूरा जो कर देंगे। वहां तक भी नहीं होगा, 10 अगस्त तक आपका एक बार जो है सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। मतलब एक बार क्लास, एक बार जो आपने खुद ने सेल्फ किया क्लास के बाद में वो दो, और तीसरा जो रिवीजन अब, इसके बाद में आप पूरी तरीके से तैयार होंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद में जितना समय मिलता है उतने में एमसीक्यू प्रैक्टिस ही बचेगा। ये बेवकूफ लोग जैसे कर रहे हैं वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है कि चैप्टर हाथ में लिया नहीं उससे पहले जो एमसीक्यू जो शुरू कर रहे हैं वैसा नहीं करें। पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े, अच्छे से उनको समझे, और फिर उसके बाद में जो है वो उसके बाद में जो है वो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिस करें।
प्रैक्टिस आप में जो वो चीजें इम्प्रूव करती है, लेकिन उसकी बहुत लिमिटेशन है। अगर आपके माइनर मिस्टेक हो रही है तो वो आप 200 एमसीक्यू कर लोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा भाई क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद में एमसीक्यू जो वो चीजें इम्प्रूव नहीं करती। आप जो कहीं देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट जो खोद खोद के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं कि भाई जो क्वेश्चन न आए हैं न आएंगे, और उसमें से अगर एक दो क्वेश्चन आएंगे तो उसको दुनिया की कोई ताकत सही कर ही नहीं सकती है। वैसे इस असिस्टेंट प्रोफेसर में आए इसका बहुत कम चांस है, लेकिन अगर आएंगे तो उन एक दो क्वेश्चन को कोई सही नहीं कर सकता। उस चक्कर के अंदर आप पूरी तैयारी जो उसको दांव पे मत लगाइए। डिवीजन का मन नहीं करता है, मार खाने का मन कर रहा है। और कोई डाउट भाई? अरे भाई मत पूछो ये तो मिल नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ नहीं होता भाई ये चीज। क्या होता है कोई चीज पकड़ के बैठ जाते हैं कि किसी ने कह दिया कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से एग्जाम क्लियर होता है, तो वो बस एमसीक्यू पे ही लगे हुए। अब आप खुद सोचिए, अगर इस जैसे इसमें से जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था, ये मैं क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। फिर आप खुद से जो होता है कीजिए कि ये क्वेश्चन किससे सही होता है आपका। टू वे क्लासिफिकेशन के टाइम क्या चीज जो वो स्टडी की जाती है। अब कितने एमसीक्यू करते तो उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन सही होता है, और क्या इस क्लास के बाद में जो आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। टू वे क्लासिफिकेशन में क्या स्टडी की जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है एसएससी, ऑप्शन बी दे रखा है एसएसआर, ऑप्शन जो है वो सी दे रखा है एसएसई, और ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबो। अब बताओ भाई, ये जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस की जरूरत है या कॉन्सेप्ट की जरूरत है? क्लियर है भाई? और वैसे ठीक है, ऐसे कर रहे हैं ना, तो बाकी वाले जो है एमसीक्यू में पढ़े हैं, अच्छी बात है। हमेशा जो है जो स्टूडेंट क्लियर करता है उसकी स्ट्रेटेजी हमेशा अलग ही होती है। वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से चलेगा, वही जो क्लियर होगा। जो पास्ट के हिसाब से चलेगा उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुए और ना होते हैं, चाहे कितनी मेहनत कर लो, कितने ही अच्छे कर लो। क्लियर है भाई? बिल्कुल। तो इसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम सफिशिएंट है। अगस्त के बाद में, अगस्त अगर 5 से भी शुरू करोगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर जब एग्जाम होगा तब तक आपके पास यही बचेगा, रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है भाई? अब खत्म करें? आप बताइए, मैंने लगाया अब। ठीक है, और कोई डाउट है इस चैप्टर के अंदर? तो कीजिएगा यहाँ तक का रिवीजन। मैं ये जो नोट्स अभी अपलोड कर देता हूँ 5-10 मिनट के अंदर, तो इसको जो वापस देख लीजिएगा।